Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of May 2020। तो 1 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, जिनको करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए या जिनको भी हमारा टेम्स का जो प्रीलिम्स 365 का मटेरियल है वो चाहिए, या फिर जो टेम्स पोर्टल ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन अस बाय द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी नीचे लिंक दी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फुल्ली आंसरेबल टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। कोड्स हैं 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या 1 एंड 2 ओनली। एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। तो ये बिल्कुल सही, कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट अब क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली स्टेटमेंट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि देखते क्योंकि सैलरी जो सेम होती है, सैलरी और जो बाकी पर्क्स होते हैं वो सब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में होता है वैसा होता है। इस कारण से इसको कहा जाता है कि दे एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वंस अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फुल्ली आंसरेबल टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इस कारण से ये इंडिपेंडेंट है, ना कि गवर्नमेंट को आंसरेबल है। तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली, डी विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा कि आप ये सारे जुरिस्डिक्शन पढ़ लीजिएगा कि कौन सा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, कौन सा एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, कौन सा रिट जुरिस्डिक्शन है। ये सारा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। पहला है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, दूसरा है मैटर्स रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन, तीसरा है अ सूट बाय अ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और द स्टेट। इनमें से कौन सा इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। एक एक करके देखते हैं। तो क्या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ये भी नहीं है। मैटर रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन है, नहीं है। अ सूट बाय अ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और अ स्टेट, ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। इनमें से कोई भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ कैबिनेट मिनिस्टर हु इज़ ऑल्सो अ एमपी विद। तो इनमें से किस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि एमपी है उसको डिसमिस कर सकता है। ऑप्शंस आर ए कंसेंट ऑफ द स्पीकर, बी रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सी शो कॉज नोटिस इशूड बाय द जुडिशरी, या डी द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर होगा बी, विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। अब हम मूव करते हैं मैप ऑफ द डे की तरफ। तो मैप ऑफ द डे में जो मैप है वो है पोर्ट्स इन इंडिया। यहाँ पे बेसिकली 2 साइड आपको दिख रही है, एक वेस्टर्न साइड एक ईस्टर्न साइड। यहाँ पे हम दोनों तरफ के पोर्ट्स देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इधर स्टार्ट करते हैं गुजरात वाले रीजन में। तो गुजरात में आपको पोर्ट दिख रहा होगा मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट एंड जामनगर पोर्ट, जिसमें से कांडला एक टाइडल पोर्ट है। याद रखिएगा कांडला एक टाइडल पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट भी वहीं पर है, जामनगर पोर्ट भी है। तीनों के तीनों आपको कहाँ पे, गुजरात में है। फिर आपको नेचुरल पोर्ट यहाँ पे मुंबई का दिख रहा होगा, है ना। अब देखो मुंबई का जो पोर्ट है वो बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का। मुंबई पोर्ट जो वो बिजिएस्ट है। अब इसका क्या है कि थोड़ा सा वो कम करने के लिए, ट्रैफिक कम करने के लिए एक पोर्ट और बनाया गया था जिसका नाम इसमें नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो इस मैप में देखो हर चीज़ हर मैप में कवर नहीं होती, तो लेकिन जो एक्स्ट्रा है मैं बता देता हूँ आपको। तो मुंबई पोर्ट जो था वो बिजिएस्ट था, उसका वो कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ट्रैफिक, आपका जो पोर्ट बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया, वो जेएनपीटी मुंबई में बनाया गया। जेएनपीटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, इसको नहावा शेवा भी बोलते हैं, नहावा शेवा। ओके, तो याद रखिएगा कि मुंबई पोर्ट का ट्रैफिक कम करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया, जेएनपीटी, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल बोलते हैं। और आपका इसके मतलब उसमें क्या है बेसिकली, उसका जो बिजीनेस थी उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, या फिर उसको
क्या बोलते हैं, न्हावा शेवा। अब गोवा जो है वहाँ एक नेवल बेस है। देन मैंगलोर आपका कर्नाटका वाले रीजन में एक और पोर्ट है, मैंगलोर का आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे कोचीन में आपका एक पोर्ट है, कोचीन पोर्ट भी है। इसके अलावा टुटिकोरिन जो है, टुटिकोरिन पोर्ट इज देयर। एक एन्नोर पोर्ट भी है, इन्नोर पोर्ट भी है, जो कि आपका पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। ओके, फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट जो था वो का मेजर वो आपका एन्नोर पोर्ट है, फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट। ओके, फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट आपका था एन्नोर, ENNORE। इसके अलावा चेन्नई जो है वो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल जो पोर्ट है वो चेन्नई पोर्ट है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, ठीक है ना। डीपेस्ट आर्टिफिशियल आपका विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम पोर्ट डीपेस्ट आर्टिफिशियल। देन पारादीप पोर्ट जो है आपका उड़ीसा वाले रीजन में, एक्सपोर्ट्स रॉ आयरन टू जापान, जापान में ट्रांसफर करने के लिए आपका पारादीप पोर्ट का यूज़ किया जाता है। देन कोलकाता भी रिवराइन पोर्ट है और हल्दिया भी एक रिवराइन पोर्ट है। हल्दिया का जो पोर्ट है वो बेसिकली यहाँ पे कोलकाता पोर्ट से उसको कम करने के लिए बनाया गया था। ओके, तो कोलकाता पोर्ट जो बेसिकली आपका हल्दिया पोर्ट है वो कोलकाता पोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया था। हल्दिया पोर्ट जो है हुगली रिवर पे है, याद रखिएगा, ये भी रिवराइन पोर्ट है। ये सब कुछ फैक्ट्स आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स विच आर देयर रिगार्डिंग द पोर्ट्स इन इंडिया। कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट ये आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन में है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। फिर इसके अलावा आपको मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटका, गोवा पता है, मुंबई मैंने बता दिया। मुंबई के अलावा उसका बिजनेस कम, थोड़ा उसकी बिजीनेस को कम करने के लिए एक दूसरा जो पोर्ट बनाया गया वो JNPT, उसे ट्रैफिक को कम करने के लिए, डीकंजस्ट करने के लिए बनाया गया, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, या फिर उसको न्हावा शेवा भी बोलते हैं। देन आपका टाइडल पोर्ट कांडला हमने देखा, मुंद्रा देखा, जामनगर देखा। तो ये कुछ पोर्ट्स थे। एन्नोर के बारे में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट था वो, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जिनके बारे में आप जाने तो ठीक है। अब पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज से है, मार्च कोर सेक्टर आउटपुट स्लम्स 6.5%। तो जो मार्च का कोर सेक्टर था, मार्च में अगर कोर सेक्टर का आउटपुट देखें, क्योंकि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। IIP यह है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो कितना इंडस्ट्रीज़ में कितना प्रोड्यूस हुआ, इसमें बेसिकली आपका देखा जाता है ना, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका देखा जाता है ना। जैसे IIP जब आप निकालते हैं तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो उसमें कोर सेक्टर जो है उसका भी हम देखेंगे। कोर सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है IIP में। 40% जो IIP का है वो कोर सेक्टर ही बनाता है, ठीक है ना। तो 40% ऑफ द IIP इज मेड अप ऑफ कोर सेक्टर, ठीक। और बेसिक IIP में 3 चीज़ें मेन होती है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब मार्च का जो कोर सेक्टर था वो 6.5% से स्लम्प कर गया, 6.5% स्लम्प किया। एंड इसके बाद जो IIP है और ज़्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि 40% वेट को बनाती हैं। IIP का 40% वेट जो है वो यही कोर इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं। अभी जो मार्च का डेटा आया है उसमें 7 कोर इंडस्ट्रीज़ में तो डिक्लाइन देखने को मिला है, एक कोर इंडस्ट्री ऐसी जिसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो 7 जिनमें डिक्रीज़ देखने को मिला है वो है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, याद रखिएगा। किस में हमको देखें, 6-7, सॉरी मैं 6-7-8 कह दिया, और 6-7 है वो, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं, क्रूड ऑयल 1, नेचुरल गैस 2, स्टील 3, सीमेंट 4, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 5, फर्टिलाइज़र 6, इलेक्ट्रिसिटी 7। तो ये 7 में हमको डिक्लाइन देखने को मिला। और एक जो ग्रोथ केवल एक में थी वो कोल है, कोल में केवल ग्रोथ देखने को मिली, 4 से 5% की आई थिंक ग्रोथ देखने को मिली है। तो डिक्लाइन किसमें था, क्रूड ऑयल 1, नेचुरल गैस 2, स्टील 3, सीमेंट 4, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 5, फर्टिलाइज़र 6 एंड इलेक्ट्रिसिटी 7, एंड कोल में ग्रोथ देखने को मिली। IIP अगर आपसे कोई पूछे कि कौन निकालता है, तो IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। और ये कब निकालता है, कब रिलीज़ करते हैं, मंथली रिलीज़ करते हैं। दे रिलीज इट मंथली। तो ये भी आपको याद रखना कि मंथली, ये इसमें एक बार मैंने ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें क्वेश्चन पूछा था, बहुत लोगों ने गलत लिखा था। मैंने उसमें लिख दिया था इट इज़ कंप्यूटेड क्वार्टरली, तो कई लोगों ने इसको गलत किया था ना। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होने का है,
और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये मंथली निकाला जाता है, ठीक है ना, CSO द्वारा। अब इसमें जो हाईएस्ट वेटेज है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का आता है, ठीक है ना। तो इन जो 8 हैं, इन 8 में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का रहता है, लगभग 28% का वेटेज रहता है। फिर सेकंड हाईएस्ट जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, ये भी रिसेंटली चेंज हुआ था इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टील, फोर्थ कोल, फिफ्थ क्रूड ऑयल, सिक्स्थ नेचुरल गैस, सेवन्थ सीमेंट और एट्थ फर्टिलाइज़र। तो यही 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है 8 कोर में वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, सेकंड हाईएस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, थर्ड है स्टील का, चौथा है कोल का, पाँचवा है क्रूड ऑयल का, छठवां है नेचुरल गैस का, सातवां है सीमेंट का और आठवां है फर्टिलाइज़र्स का। और यहाँ पे बाकी जो फैक्ट्स थे मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कोल वाज द ओनली कोर सेक्टर विच सॉ सम ग्रोथ, जिसमें 4% की ग्रोथ मिली। एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स, जो कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होता है, इट डिप्ड बाय ओनली 0.5%। तो इसमें 0.5% की कमी देखने को मिली, बट 7 जो सेक्टर्स थे उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ये तो फ्रंट पेज की न्यूज़ कंप्लीट हो गई। तो फ्रंट पेज के बाद जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट वो आएगी आपकी एडिटोरियल सेक्शन में। तो एडिटोरियल सेक्शन में हम आ जाते हैं। तो पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वह है द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न पब्लिक इंटेलेक्चुअल। तो ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स के बारे में लिखा गया है, उनका रोल क्या होता है, क्रिटिक्स का क्या रोल होता है, डिसेंट का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी पे, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम देखेंगे। एंड द व्यूज़ एक्सप्रेस्ड आर द व्यूज़ ऑफ द ऑथर। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो व्यूज़ हैं वो ऑथर की व्यूज़ है, दे आर नॉट आर व्यूज़। जो भी हिंदू में आएगा हम वो चीज़ आपको एज इट इज़ बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो सेंट्रल थीम है आर्टिकल की वो है कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल शुड बी रिस्पेक्टेड बिकॉज दे स्पीक आउट अगेंस्ट द इनजस्टिस वेन एवर दे इट हैपन्स। तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, क्योंकि दे स्पीक आउट अगेंस्ट द इनजस्टिस वेन एवर इट अकर्स। तो जब भी इनजस्टिस होता है तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स आर द वन जो कि उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, उसके अगेंस्ट बोलने का काम करते हैं। नाउ ऑथर पॉइंट्स आउट दैट द क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट टुडे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आज जो गवर्नमेंट के क्रिटिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। दे आर समटाइम्स टैग्ड एज एंटी नेशनलिस्ट एंड समटाइम्स इवन अरेस्टेड। तो कई बार उनको एक तो एंटी नेशनलिस्ट का टैग दिया जाता है, कई बार उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। एज पर दी ऑथर, पॉलिटिक्स इस्टेब्लिशेज रूल्स दैट गवर्न मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स इन द सोसाइटी। ऑथर का कहना है कि पॉलिटिक्स है तो रूल्स बनाती है, वो रूल्स बनाती है, उन्हीं रूल्स के थ्रू बेसिकली गवर्न की जाती है सोसाइटी। एंड इट कैन नॉट बी इट्स ओन डिफेंडेंट, ज्यूरी एंड जज। तो ऑथर का कहना है कि क्या होता है, पॉलिटिक्स अपनी खुद की डिफेंडेंट भी बन जाती है, खुद की जज भी बन जाती है, खुद की ज्यूरी भी बन जाती है। ओके, मतलब सारे डिसीजन जो होते हैं पॉलिटिशियंस अपने हाथ में रखते हैं, दे डू नॉट गिव इट टू एनीवन। तो अरिस्टोटल ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर साइंस। जो पॉलिटिक्स है वो मास्टर साइंस बोला गया था बाय अरिस्टोटल। अगर ये मास्टर साइंस है देन इट हैज़ टू एक्सेप्ट द रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल एक्टिविटी एज वेल। तो ऑथर का ये कहना है कि अगर ये मास्टर साइंस है देन इट शुड बी एक्सेप्टिव ऑफ द एक्सेप्टिव, रिफ्लेक्टिव एंड it should accept the critical activity in the democracy. So the critical activity is a very important part of the democracy as well. Okay, and politics is too important to be left out on the politicians alone. Author का कहना है कि politics जो है that is very very important, that cannot be left upon the intellectual of the politicians alone. तो इसको केवल हम politicians के दिमाग पे नहीं छोड़ सकते. okay? देखो अब यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक सेटअप के बीच में। एक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक सेटअप। जो अथॉरिटेरियन होते हैं सोसाइटीज, दे ब्रीड कोर्ट हिस्टोरियंस। जो अथॉरिटेरियन होते हैं दे ब्रीड कोर्ट हिस्टोरियंस। अब कोर्ट हिस्टोरियंस का क्या काम रहता है, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा प्रशस्ति का काम करते हैं। व्हाट दे डू इज दैट दे जस्ट ग्लोरीफाई द किंग, दे ग्लोरीफाई द रूलर। तो जो डेस्पोटिक होती हैं, जो अथॉरिटेरियन होती हैं, जो मोनार्कीज़ होती हैं, वहाँ पे कोर्ट हिस्टोरियंस होते हैं। लेकिन जो मैच्योर डेमोक्रेसीज होते हैं दे हैव क्रिटिकल स्कॉलरशिप्स। ओके, तो दोनों में डिफरेंस होता है कि जो मोनार्कीज होती हैं, अथॉरिटेरियन रूल होते हैं, वहाँ पे कोर्ट हिस्टोरियंस होते हैं जो कि प्रशस्ति बनाने का काम करते हैं। दे ग्लोरीफाई देयर किंग, दे ग्लोरीफाई देयर मोनार्क। लेकिन जो मैच्योर डेमोक्रेसीज होती है वहाँ पे क्रिटिकल स्कॉलरशिप होती है। लेकिन अगर आज के टाइम में हम देखें तो जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसको एलिटिस्ट कहा जाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल्स को एलिटिस्ट कह दिया जाता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, उनको कहा जाता है अर्बन नक्सल्स, ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं रिगार्डिंग देम। एंड दिस एटीट्यूड फॉस्टर अ कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी। तो ऑथर का कहना है कि दिस एटीट्यूड फॉस्टर्स द कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी। इंटेलेक्चुअल्स हु होल्ड अ मिरर टू द स्टेट आर हाउंडेड एंड अरेस्टेड। ओके, तो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जो कि सरकार को दर्पण दिखाने का, सरकार को मिरर दिखाने का काम करते हैं, दे आर हाउंडेड एंड अरेस्टेड, इवन अरेस्टेड। ओके,
ऑथर का कहना है कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर द मोरल कंसाइंस ऑफ सोसाइटी, ओके, बिकॉज दे सिंपली थिंक, ओके। तो एक तबका ऐसा होना चाहिए जो कि सोचे समाज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बेसिकली जो टर्म यूज होना चाहिए वो होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म भी कंस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर आप दूसरे को उसकी गलतियां बताएं और उसको सुधारने में उसमें मदद करें। तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स आर द मोरल कंसाइंस ऑफ सोसाइटी बिकॉज दे थिंक, एंड टू थिंक इज टू क्वेश्चन। जब भी आप सोचेंगे देन यू विल क्वेश्चन द अथॉरिटी। वेन एवर यू विल थिंक यू विल क्वेश्चन द अथॉरिटी, यू विल कॉल फॉर द फ्रीडम एंड इट विल इन्वोक द राइट टू डिसोबे। कई बार आप ऐसा होगा कि जब आपको लगेगा कि योर रेशनल इज नॉट सपोर्टिंग सम लॉज, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो गलत हो रही है, देन यू विल ऑल्सो डिसओबे देयर। ये सेम चीज़ हुई जैसा कि अगर आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ा होगा, जो हमारा स्वतंत्रता का इतिहास है, देयर वर सम इंटेलेक्चुअल्स हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन फॉर एग्जांपल इफ़ यू रीड एनी रेवोल्यूशन, अगर आप कोई भी रेवोल्यूशन पढ़ोगे, बीट अमेरिकन रेवोल्यूशन भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे कि थॉमस पेन करके रेवोल्यूशनरीज थे। अगर आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे भी, इसके अलावा अगर आप कोई भी रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो आपको इंटेलेक्चुअल्स का रोल देखने को मिलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा होगा वोल्टेयर लिख रहे हैं, इन सब के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड टुडे ऑल्सो दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आवर इंटेलेक्चुअल्स हैव टू बी रिफ्लेक्टिव फिलोसफिकल बींग्स। तो ऑथर का कहना है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है, दे हैव टू बी रिफ्लेक्टिव फिलोसॉफिकल बींग्स। फिलोसॉफिकल इन द सेंस दैट दे थिंक अबाउट द इशूज़, वो इशूज़ के बारे में, मुद्दों के बारे में सोचे, कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे, लेगेसीज ऑफ द प्रीवियसली अनरिजॉल्व्ड इशूज़ ऑफ सोशल इनजस्टिस, उनके बारे में सोचे। तो ये आर्टिकल था इसके बारे में, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को प्रोटेक्ट करने का, रिस्पेक्ट करने का ऑथर ने सजेशन दिया था। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, आपको दिखा देता हूँ मैं न्यूज़पेपर में, वो भी आर्टिकल यहीं पे है, नीडेड अ पैंडेमिक पेटेंट पूल। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ पहले सेंट्रल थीम क्या है। 26 अप्रैल को आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे था। 26 अप्रैल को क्या था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ऑथर का ये कहना है कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने से पहले ही, वैक्सीन अभी बनी नहीं है लेकिन उसके पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस आने लगे हैं। कुछ कंट्रीज़ ने कहा कि हमको एक्सक्लूसिव राइट्स होने चाहिए वैक्सीन डेवलप करने के। आप देख रहे हो, देखो कई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया ऑथर द्वारा कि एक देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एक इंटेलेक्चुअल राइट्स को, आपके कंट्रीब्यूशन को करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं, जैसे कि ये कंडीशन है, पैंडेमिक की कंडीशन है, जहाँ पे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप इस तरह के फ्रिवलस मैटर्स में अगर आप लड़ेंगे, अगर आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है, डिट्रीमेंटल हो सकता है, न केवल आपके लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए ऑन द होल। ऑथर ने वही कहा कि सम कंट्रीज आर मतलब फाइटिंग टू ऑब्टेन द एक्सक्लूसिव राइट्स, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम कोलैबोरेशंस एज वेल, बट कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन इज द ओनली ऑन द एनविल, कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन अवेलेबल, ओके। ऑथर का कहना है कि कोलैबोरेटिव फ्रंट में काम करेंगे तो भी आपको मंथ्स लग जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर पेटेंट फाइट्स होने लगी इसके बीच में तो और ज़्यादा डिले होगा, जो कि डेट्रीमेंटल होगा। तो ऑथर क्या बोलता है बेसिकली, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, पैंडेमिक्स नीड डिसरप्टिव सॉल्यूशंस, पैंडेमिक नीड डिसरप्टिव सॉल्यूशन, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अराइव एट अ कंसेंसस इन एडवांस टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज रेडी। ऑथर ने कहा कि एक एडवांस में ही आपको एक सिस्टम बना लेना है, ताकि अगर कल को ऐसी कोई वैक्सीन बनती है या कोई ऐसा, तो मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत ना हो और एक परमानेंट सोल्यूशन जो रहे वो सबको अवेलेबल रह सके, जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। अगर आप हिंड्रेंसेस क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग हिंड्रेंसेस थ्रू एक्सक्लूसिविटी के क्लेम्स, अगर आप एक्सक्लूसिव क्लेम्स कहोगे कि ये जो हम वैक्सीन है वो केवल हमारा राइट है और कोई इस वैक्सीन को नहीं बनाएगा, तो इससे डिले होगा, इससे कंट्रीज डिवाइड होंगी, कोऑपरेशन नहीं होगा, एंड इट विल नॉट बेनिफिट द पेशेंट्स एंड द वर्ल्ड एंड द होल। तो ना पेशेंट्स को बेनिफिट कर पाएगा ना पूरे वर्ल्ड को, ओके। अगर पेटेंट ओनर्स इम्पीडिमेंट्स क्रिएट करने लगे, जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति के पास अगर पेटेंट आ गया और वो क्या करेगा, इम्पीडिमेंट क्रिएट करेगा ताकि उसका फ़ायदा होता रहे, तो ये बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगा और लोग फिर पेटेंट से नफरत करने लगे। देखो पेटेंट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको इनोवेटिव आइडियाज़ लाने में मदद करता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में कई बार ये, अगर आप इस कारण से पेटेंट्स की लड़ाई लड़ेंगे तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल होगा, वो सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल होगा ऑन द होल। अब ऑथर ने कहा पे ट्रिप्स
ट्रिप्स मैकेनिज्म की बात की, जैसे WTO का ट्रिप्स मैकेनिज्म है, ओके, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम जो है, उसके में बेसिकली आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग को अलाउ किया जाता है। WTO ने कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ की है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर लाइफ्स को बचाने का सवाल आता है तो गवर्नमेंट जो रहती है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को परमिट कर सकती है टू प्रोड्यूस अ पेटेंटेड मेडिसिन विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द एक्चुअल ओनर। ओके, तो ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन ऑथर ने कहा है कि इस मैकेनिज्म का यूज़ करे बिना भी आप कुछ कर सकते हो कि आप एडवांस में एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। अब उसमें ऑथर ने सजेशन क्या दिया है, पेटेंट पूल बनाने का। पेटेंट पूल में क्या होता है, बेसिकली आप पेटेंट पूल्स आर यूजली इफेक्टिव इन एग्रीगेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड लाइसेंसिंग अ पेटेंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा क्या होता है, एक सेंट्रल एजेंसी रहती है जो कि पेटेंट पूल आपका मैनेज करती है। एक सेंट्रल एजेंसी बनती है जो कि पेटेंट पूल मैनेज करती है, और ये जो बेसिकली क्या होता है, दिस पेटेंट विच बिकम पार्ट ऑफ द पूल आर रेडिली मेड अवेलेबल फॉर लाइसेंसिंग। तो ये पेटेंट जो कि इस पेटेंट पूल के अंदर रहेंगे, जो सेंट्रल एजेंसी है उसके अंदर जो पेटेंट डाल दोगे उसके लाइसेंस इजीली अवेलेबल रहेंगे, जो भी चाहे। तो इस सेंट्रल एजेंसी के पास कैसे वर्क करता है, ये अपने रॉयल्टी रेट्स बता देती हैं, किस तरीके से आपको जो मेन क्रिएटर था उसको कितना पैसा जाएगा ये बता देती है कि आपको लाइसेंस मिलेगा, लेकिन आपको मेन क्रिएटर को कितना देना पड़ेगा, रॉयल्टी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये पहले रूल उसके बना देते हैं, ठीक है ना। तो एनी वन हु विशेस टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप अप्रोच करिए पूल को और एग्री करिए उनके टर्म्स को, जितना वो कर रहे हैं, एंड आप कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को बनाना, उसको सेल करना, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि एक पेटेंट पूल बना लिया जाए, एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी रह जाए जहाँ पे ये पेटेंट चला जाए, और उसके बाद क्या करें, जिनको भी ये लाइसेंसिंग का वो चाहिए, ओनरशिप का वो चाहिए, वो जाके सीधे अप्लाई कर दें और वहाँ की उनके टर्म्स को एक्सेप्ट कर लें, और उनके टर्म्स को एक्सेप्ट करके वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दिस वॉज द सोल्यूशन गिवन इन दिस आर्टिकल पेटेंट पूल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों आर्टिकल ठीक लग रहे थे मुझे, एंड आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है प्लाज्मा थेरेपी इज़ नो सिल्वर बुलेट। तो ये आर्टिकल में क्या बोला गया, बेसिकली अभी आपने देखा होगा हाल ही में कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को एज अ सोल्यूशन टू कोविड-19 वाज प्रेजेंटेड। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि लोगों ने बिना ट्रायल्स के ही इसको स्टार्ट कर दिया, प्लाज्मा डोनेट करना भी शुरू कर दिया, बट इट हैज़ मेनी मोर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस, बिकॉज कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट ए स्मॉल थेरेपी, इट रिक्वायर्स वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो विच शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर वी अप्लाई दिस एज अ सोल्यूशन टू द सम प्रॉब्लम, है ना। तो वही चीज़ ऑथर ने डिस्कस की है कि इट वाज नॉट अ सिल्वर बुलेट। ऐसा नहीं कि बिना ट्रायल्स के ही आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेडिकल में सबसे मेडिकल एथिक्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डू नो हार्म। ओके, तो मेडिकल एथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है होता है डू नो हार्म, मतलब कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, पहले सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में जो व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, उसका मतलब कि उनकी एंटीबॉडीज़ जो थी दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू निगेट द इम्पैक्ट ऑफ SARS-CoV-2 वायरस, है ना, तो उसको निगेट कर दिया। तो ये क्या सोचा गया कि ठीक है, इनकी लोगों की एंटीबॉडीज़ को एक व्यक्ति से निकाल करके उस व्यक्ति में डालने का जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है और ठीक नहीं हो पा रहा है। तो क्या सोचा उन्होंने कि इसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो उसकी बॉडीज़ में भी उसी तरीके से बिहेव करेंगी जैसा कि उस पहले वाले व्यक्ति की बॉडी में कर रही थी, बट ऐसा होता नहीं है। ओके, देयर आर मेनी मोर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस, इसमें बहुत सारे रिस्क्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, और कोई भी एक माइल्ड रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि फीवर से लेके इचिंग, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, कई बार एलर्जीज रहती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। तो वही चीज़ है कि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो इसके इम्पैक्ट्स को अभी स्टडी कर ही रही थी कि अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कई बार हमने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि आप अपने प्लाज्मा को डोनेट करें, एंड ये वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो वही चीज़ ऑथर ने कही कि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि इसको करने से मतलब ठीक हो रहे हैं लोग या नहीं, तब तक आप इस चीज़ को ना करें, बिकॉज नाइदर इट इज़ लीगल नॉर इट इज़ एथिकल। ऑथर ने अब यहाँ पे बोला है कि कोई भी मेडिसिन गोल्ड स्टैंडर्ड में तब आती है, मतलब कि कोई भी चीज़ सही तब होती है जब उसमें टेस्ट करने के लिए आधे लोगों को वो मेडिसिन दो और आधे लोगों को वो मेडिसिन ना दो, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन शुड गेट दैट थिंग। मतलब जब ट्रायल होते हैं तो यही किया जाता है कि 10 लोग हैं तो 5 लोगों को आपने मेडिसिन दी और 5 लोगों को मेडिसिन नहीं दी। फिर उसके बाद वो रिजल्ट देखे जाता है कि उन 5 को जिनको मेडिसिन दी वो ठीक कितने हुए, और उन 5 को जिनको मेडिसिन नहीं दी वो कितने ठीक हुए। तो जब रिजल्ट इसके फेवर में आता है कि जिनको मेडिसिन दी वो तो ठीक हो गए, बट जिनको मेडिसिन नहीं दी वो ठीक नहीं हो पाए, तब जाके ये माना जाता है कि हाँ अब ये वैक्सीन सही है
जिनको जिनको मेडिसिन मिली वो ठीक हो गए, जिनको नहीं मिली वो नहीं ठीक हुए। तो इस तरीके से पूरी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कोई थेरेपी या कोई मेडिसिन सही है या नहीं। सेम गोज विद द कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ऑल्सो। अब ऑथर ने बोले इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है। अभी हमने बोला था ना कि बहुत सारे एस्पेक्ट है, केवल और केवल ऐसा नहीं कि ये देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो क्या होता है कि इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और वो भी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि अब सबसे पहले कि पहले तो कोविड-19 जो सर्वाइवर्स हैं उनको आपको ये बोलना है कि वो डोनेट करें। फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे शुड डोनेट देयर ब्लड प्लाज्मा। सेकंड थिंग इज दैट दे नीड अ ब्लड बैंक। अब हॉस्पिटल्स को चाहिए कि एक ब्लड बैंक रहे जहाँ पे प्रॉपर मशीनरी रहे इन ऑर्डर टू स्टोर दैट ब्लड और प्लाज्मा। थर्ड इज दैट यू नीड ट्रेंड प्रोफेशनल्स। अब इसमें क्या है कि आपको ब्लड प्लाज्मा एक बॉडी से निकाल करके दूसरे में ट्रांसफ्यूज करना है, बीच में उसको स्टोर भी करना है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड पर्सनल चाहिए जो कि प्लाज्मा को मूव कर सके फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देन देयर यू नीड इक्विपमेंट टू स्टोर इट। ओके, यू ऑल्सो नीड इक्विपमेंट्स टू स्टोर इट। फिफ्थ इज दैट यू नीड सम टेस्टिंग फैसिलिटीज़ कि आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इस एंटीबॉडी में या ब्लड प्लाज्मा में नहीं है। तो यू नीड फाइव ऑफ दीज थिंग्स: सर्वाइवर टू डोनेट, a blood bank with proper machinery, a trained professional, trained personals, equipment to store and testing facilities to make sure that adequate amount of antibodies are there. Okay, आपको ये भी टेस्ट करना है कि उस ब्लड प्लाज्मा में adequate amount of antibodies हैं जिससे कि ठीक हो जाए वो व्यक्ति, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक मॉडलिटीज़ लाइक यूज़ ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीवायरल्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ हमको स्टडी करनी पड़ेगी, इनके इम्पैक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एंड अगर आपको इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है तो न केवल आपको हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत करना है बल्कि हेल्थ केयर के हर लेवल पर मजबूती लानी। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो रेफरल सिस्टम हो, चाहे सप्लाई सिस्टम हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे स्टोरिंग हो, हर सिस्टम को आपको मजबूत करना पड़ेगा। ये ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिए। दीज वर द थिंग्स व्हिच वर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। इलेक्शन कमीशन वेग ऑन आरटीआई आस्किंग इफ जम्मू कश्मीर इन इलेक्टोरल कॉलेज। अभी एक आरटीआई की गई थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कि क्या जम्मू कश्मीर को इंक्लूड किया जाएगा इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसका जो रिस्पॉन्स दिया इलेक्शन कमीशन ने वो बहुत वेग दिया। उन्होंने क्या बोला कि यू शुड रिफर टू आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि यू शुड रिफर टू द आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है 54 आर्टिकल, क्या बोलता है? 54 आर्टिकल बोलता है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज which consist of the elected members of both the houses of parliament and elected members of the legislative assemblies of all the states। मतलब कि elected members दोनों houses के, elected members दोनों assemblies के, मतलब of all the state assemblies and also the assembly of NCT Delhi and पुडुचेरी। ओके, तो दिल्ली NCT की और पुडुचेरी के भी मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो अब देखो इसमें क्या है कि एक्सक्लूसिवली जो मेंशन्ड है तो वो दो ही यूटीज हैं, दो ही यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि मेंशन्ड है, वो है दिल्ली और आपका पुडुचेरी। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि क्या बाकी की जो ये आप नई यूनियन टेरिटरीज बनी, जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो नई बनी है, तो क्या ये भी इंक्लूडेड रहेगा उस इलेक्टोरल कॉलेज में या नहीं? देखो ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है। आफ्टर दिस, इवन आफ्टर दिस आरटीआई इट इज़ नॉट क्लियर। बट आपको एक चीज़ समझने को मिलती है कि आपको आर्टिकल 54 और आर्टिकल आपको जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो प्लीज़ डू टेल मी द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द प्रेसिडेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द मेथड ऑफ अपॉइंटिंग एंड व्हाट इज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के भी पूरे नियम बताइएगा मुझे, है ना। सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू शुड रिवाइज टुडे ओनली। जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है दैट ऑल्सो डू नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग अबाउट वेदर द लेजिस्लेचर शुड बी वुड बी एबल टू वोट इन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और नॉट। तो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो भी कुछ मेंशन नहीं करता है इसके बारे में वेदर दे विल बी वोटिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और नॉट। ओके ना। सो दीज वर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस आरटीआई एप्लीकेशन एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। इसका आंसर जब भी मिलेगा तो वी विल बी टेलिंग यू द आंसर फर्स्ट थिंग। लेकिन एक चीज़ और है कि एक चीज़ इस आर्टिकल में जरूर लिखी गई है कि इस सेक्शन जो जम्मू कश्मीर का एक्ट है उसका सेक्शन 13 में ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेचर रहेगा वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि पुडुचेरी का लेजिस्लेचर काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अगली जो न्यूज़ है वो है जीआई टैग टू मणिपुर ब्लैक राइस एंड गोरखपुर टेराकोटा। तो दो आइटम्स है जिनको कि अभी जीआई टैग दिया गया है। चक हाओ करके एक ब्लैक राइस की वैरायटी होती है, नाम क्या है? चक हाओ, CHAKHAO। तो चक हाओ इज़ अ ब्लैक राइस वैरायटी ऑफ मणिपुर एंड गोरखपुर के टेराकोटा जो इमेजरीज हैं
उन दोनों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया गया है। तो दोनों वैरायटी याद रखना, चक हाओ इज अ ब्लैक राइस, ओके, ब्लैक राइस वैरायटी, और सेंटेड ग्लूटिनस राइस होता है ये, काफ़ी ज़्यादा इसके मेडिसिनल यूज़ भी रहते हैं, अरोमा स्पेशल अरोमा होता है। एंड फीस्ट के लिए चक हाओ खीर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मणिपुर का है चक हाओ, एंड आपका राइस की वैरायटी है, ब्लैक राइस वैरायटी है। टेराकोटा जो इमेजरी है वो आपका गोरखपुर का है, दैट हैज़ ऑल्सो बीन गिवन द जीआई टैग, ओके। तो इन दोनों को जीआई टैग के लिए लाया गया। सो दिस वॉज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। हम वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है या नहीं। सो एक्टिविस्ट सीक टेस्टिंग ऑफ गंगा वाटर फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। अब कुछ एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये बोला है आईसीएमआर को कि आप टेस्टिंग करो गंगा वाटर की फॉर ट्रीटिंग द कोविड-19, है ना। तो ये वैसी वाली बात नहीं है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आप जानते होंगे, इट इज़ एन आर्म ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। इट डील्स विद द गंगा क्लीन अप प्लान, गंगा को क्लीन करने के प्लान से ये डील करती है। तो इन्होंने बेसिकली एक चीज़ प्रपोज की है कि आप, क्या होता है, बैक्टीरियोफेजेस नाम की एक चीज़ होती है, मतलब कि कुछ ऐसे वो रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि वायरसेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो सीएसआईआर का जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नीरी, सीएसआईआर का जो नीरी इंस्टीट्यूट है जो कि नागपुर बेस्ड है, इट हैड found that in the upper stages of Ganga it had several species of bacteriophages, okay। तो bacteriophages क्या होते हैं, they are also called as the viruses that specifically target the bacteria, मतलब कुछ ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। बैक्टीरियोफेगीज मतलब दे ईट द बैक्टीरियाज, ओके, दे टारगेट द बैक्टीरियाज। कुछ ऐसे वायरसेस है जो कि बैक्टीरियाज को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्यूडोमोनास यर्सीनिया हो गया। ये बैक्टीरियाज जो है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है इस वाटर का, जो गंगा वाटर रहता है। तो वही चीज़ बोली गई कि क्या हो सकता है कि ये एंटी वायरल भी हो, एंटी बैक्टीरियल तो है ही, लेकिन हो सकता है ये एंटी वायरल भी हो। इसलिए आईसीएमआर को ये सजेस्ट किया गया कि आप स्टडी करिए, जिस स्टडी के बेसिस से आप ये डिसाइड करेंगे कि वेदर गंगा वाटर कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 और नॉट। तो इसका कोई भी दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, बट स्टिल दिस इज इन द टेस्टिंग फेज, तो इसको टेस्ट करके ज़रूर आगे डिसाइड किया जाएगा। आगे मूव करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट वाज एपार्थीड, एपार्थीड क्या था। इजी क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं, यू कैन गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे मूव करते हैं। फुटबॉल लेजेंड चुन्नी गोस्वामी पासेज अवे। तो फुटबॉल लेजेंड चुन्नी गोस्वामी जो थे उनकी डेथ हो गई है, एंड इनका नाम था सुबिमल चुन्नी गोस्वामी। ही इंस्पायर्ड इंडिया टू इट्स मोस्ट टॉक्ड अबाउट मोमेंट इन फुटबॉल ग्लोरी, द गोल्ड इन द 1962 एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स 1962 के तो जकार्ता में हुए थे, उसमें हमको गोल्ड मिला था। दैट वाज ही वाज वन ऑफ द रीजन, प्राइम रीजन फॉर अस गेटिंग द गोल्ड। फुटबॉल हिस्ट्री का हमारा वन ऑफ द ग्लोरियस मूवमेंट है 1962 का एशियन गेम्स, जिसमें जकार्ता में होता है, हमको गोल्ड मिला था। तो सुबिमल चुन्नी Goswami has passed away. This was another news which was important. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.